नमस्कार। फिर एक बार आप सभी का आज के हमारे इस गरीमेमन पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल। कुछ शख्सियत ऐसी होती है कि जिनका काम, जिनका रुतबा, जिनकी सोच, जिनकी समझ और जिनकी हिम्मत और जिनकी ताकत और जिनका काम करने का तरीका एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करता है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक उसे कभी कोई भुला नहीं पाता। इंसान भले दिमागी तौर से अपने आप को बड़ा मैच्योर समझता है, लेकिन जब वो रॉबर्ट से भी ज्यादा काम करने की ताकत और हिम्मत रखता है, वो इंसान का जज्बात देखने जैसा होता है। आज मेरे बीच ऐसे एक ऐसी शख्सियत है जिनके 2.5 साल के अपने इस जलगांव के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के करियर में मैंने ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। काम तो हर कोई इंसान अपने तरीके से कर लेता है, प्लान करता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है, इंप्लीमेंट करता है, उससे परस्यू करता है, फॉलो करता है, लेकिन उसको समय अनुसार उसके पहले कंप्लीट करना और स्पॉन्टेनियसली डिसीजन लेकर उसको अपने काम पे लगाने वाला जज्बा मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। आयुष प्रसाद सर एक ऐसी शख्सियत है जो इस अपने करियर के इस लाइफ में जितना समय उन्होंने इस पोस्ट पे रखने रहने के लिए किया है, मेरा पूरा यकीन और पूरा दावा है कि बहुत कम समय में आप अपने काम से ही लोगों के मन में इतनी जगह बना लोगे कि महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश आपको याद करेगा। आप सभी की दुआओं से मैं स्वागत करता हूं आयुष प्रसाद सर का, जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, आज नहीं। कई बार रूबरू बात होती है और इतनी बातें होती है कि कोई बात भुलाने जैसी नहीं होती। सर का सेंस ऑफ ह्यूमर, सर का क्रिटिक्स, सर की बातचीत, सर की समझदारी, और अगर आप कभी एआई से मदद लेकर आयुष प्रसाद डालोगे तो वो आपको इतनी सारे डेफिनेशन और इतनी सारी क्वालिटीज सर की दिखा देगा कि आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि एक इंसान में इतनी सारी क्वालिटीज। सर आईएएस के 24th रैंक सिविल सर्विसेज के पास करने के बाद ये पैशन था या पर्पस था या फोर्स था, यानी एग्जैक्टली क्या था? आपके फादर आईपीएस है, आपकी मदर आईएएस है, आपके ग्रैंडफादर आईएएस है, आपके ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंडफादर भी आईसीएस थे, यानी उस समय पे ब्रिटिश के टाइम पे जो जिसे आईएएस का ही दर्जा कहा जाता था, सिविल सरकार। तो फिर ये फैमिली अपब्रिंगिंग जो है, ये जेनेटिकली वो आप में है या आपने खुद ने अपने जज्बे से यहां तक अपना काम पहुंचा है? देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम एक फैमिली ऑफ लेगेसी से आते हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस में अगर आप काम करें या कोई भी एक डॉक्टर के आप बच्चे हो या सिनी अभिनेता के बच्चे हो या राजकीय नेता के आप बच्चे हो, सिविल सर्विस में ये है कि आप बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। कोई भी लेगेसी आपका फॉलो, मतलब आपको अपना पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी और लिस्ट हैं। और जहाँ पर भी हम रहते थे, इतने इतना उनका नाम नाम रहा है कि मुझे अपनी जगह बनाने के लिए एक हमेशा एक स्ट्रगल था। एंड जब यूपीएससी की जब सिविल सर्विसेज देने के लिए मेरे ग्रैंडफादर श्री मदन मोहन प्रसाद जी ने मुझे कहा, मैंने उस और मेरे जो रूममेट थे वो परीक्षा लिख रहे थे और उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि मुझे लिखनी चाहिए। और जब यूपीएससी में मेरी सिलेक्शन हुई, तो जब एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में हम अपना कार्डर का प्रेफरेंस भरते हैं, तो मैंने ऐसे राज्य भरे जहां पर मैं मेरा कोई भी नहीं हो, मतलब मेरे परिवार से, या जहां पर मैं अपने एक अपनी लेगेसी में खुद एस्टैब्लिश कर सकूं। और उस तौर से मैंने महाराष्ट्र भरा और महाराष्ट्र में मेरी चयन की गई, मेरी सिलेक्शन हुई। और यहाँ पर काम करके अपना एक आइडेंटिटी डेवलप करने का और अपनी एक पहचान डेवलप करने की मैंने पूरी कोशिश की। और अपनी मेहनत से अपना नाम बनाने का मैंने कोशिश की। और ये आज जब हम कहते हैं कि आपके कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में अगर आपके जो पूर्वज हैं उनके अगर कुछ अकम्पलिशमेंट हो, तो अपनी जगह बनाना एक अलग प्रकार का स्ट्रगल रहता है, एक अलग बेंचमार्क रहता है। और उस स्ट्रगल से मैं आज भी गुजर रहा हूँ और मेरी यही कोशिश है कि एक दिन मेरा भी मुकाम कुछ अच्छा बनेगा, जिसकी वजह से लोग मुझे भी पहचानेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आयुष प्रसाद जी, एक खास बात आपको होगा कि ये एक आईएएस, एक जो भी आपके नसीब में आए,
ये एक प्रिविलेज है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप इसको कैसे देखते हैं? आईएएस में एस में सर्विस है, ये एक सर्विस है। आईएएस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि आपको इंस्टीट्यूशन चलाने हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन चलाने हैं और पूरी जवाबदारी के साथ चलाने हैं, समझ के चलाना है और लोकल और लीगल प्रोविजंस के जो परिस्थिति है उसको समझ कर आपको काम करना है। प्रिविलेज जरूर है कि इस तरह का करियर पाथ पूरे दुनिया में आज के डेट में भी उपलब्ध नहीं है कि आपको ऐसा एक वास्ट कैनवस मिलता है जिस कैनवस पे आप अलग अलग प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं। कभी आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, कभी आप सोशल सेक्टर में, कभी आप हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप एक कॉर्पोरेट जैसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो उसको आप चला सकते हैं, पॉलिसी स्पेस में आप काम कर सकते हैं। तो एक इतना डाइवर्सिफाइड करियर ऑप्शन जो है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करता है वो डेफिनेटली एक प्रिविलेज भी है, सर्विस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। सर एक खास बात जो मैं हमारे व्यूअर को बताना चाहूंगा कि 25 बिलियन इकोनॉमी इस डिस्ट्रिक्ट की बने, वो स्ट्रेटेजिकली प्लान्स आपने शुरू किए। दैट प्लान वाज फॉर मोर देन 4 and 5 years। 2 साल में आप 2-2.5 साल में आपकी यहां से बदली हुई। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये 25 बिलियन की इकोनॉमी बन सकती है, मतलब मेरा सिर्फ एक है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना पोटेंशियल है, स्टेट में कितना पोटेंशियल, कंट्री में कितना पोटेंशियल है और रिसोर्सेज को कितने ऑप्टिमम लेवल पर हम यूज कर सकते हैं, ये तो सभी को पता है। मगर आपके दिल और दिमाग में ये क्यों आया कि ये शहर या ये डिस्ट्रिक्ट एक 25 बिलियन की इकोनॉमी दे सकता है और कंट्री में बहुत बड़े पैमाने पे एक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक बहुत बड़ा चीज हमें करने की जरूरत पड़ी जिसका नाम है बिलीव इन जलगांव। इसका इशू क्या है कि बहुत सारे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जलगांव में पोटेंशियल है परंतु कुछ हो सकता है क्या, कोई कर सकते हैं क्या। और बहुत सारे कंप्लेंट्स लोगों के दिमाग में रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, परंतु जलगांव में एक बिलीफ होना चाहिए कि जलगांव कुछ अचीव कर सकता है, बड़ी चीज अचीव कर सकता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरे देश के लिए एक टारगेट रखा कि 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमको करना है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने महाराष्ट्र राज्य के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट रखा, तो उसको कंट्रीब्यूट करते हुए जलगांव डिस्ट्रिक्ट को 10 बिलियन डॉलर से 25 बिलियन डॉलर तक ले जाने का सपना यहाँ के सारे वरिष्ठ लोक प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ पे हमने टारगेट जैसा यहाँ पे बनाया। और ये सिर्फ एक टारगेट नहीं परंतु एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, 51 पॉइंट एजेंडा है। इसके माध्यम से जलगांव डिस्ट्रिक्ट के हर सेक्टर, हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करते हुए, हर तबके के लोगों को इन्वॉल्व करते हुए, चाहे वो फार्मर्स हो, किसान हो, चाहे वो उद्योजक हो, चाहे महिलाओं के उद्योग हो या हमारे जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं उसके माध्यम से हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक, हर तालुका को इन्वॉल्व करते हुए इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का एक स्ट्रेटेजिक प्लान हमने डेवलप किया, लोगों के सामने रखा। बहुत सारे मीडिया एजेंसीज ने उसको एक्सटेंसिवली पब्लिश किया जिसके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचा। फाइनली इसको अचीव करना या नहीं करना ये हर जलगांव डिस्ट्रिक्ट के नागरिक के हाथ में है। अगर हर व्यक्ति मेहनत करता है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, अपनी कंपेटिटिवनेस जागतिक स्तर पे बढ़ाता है तो डेफिनेटली अचीव होगा और इससे आगे भी जा सकेंगे। और ये जो करना है, हमें करना है, त्याग की भूमिका से, मेहनत की भूमिका से करनी है और हर जलगांव करने के लिए सक्षम है, पोटेंशियल जरूर है और एक बिलीफ भी अभी हमने डेवलप किया है और प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े कंप्लीट हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो कंप्लीट हो रहे हैं, जिसके माध्यम से ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी सर को दे सकते हैं, बट उस अपॉर्चुनिटी के साथ आप आखिर करते क्या है ये आखिर आपके हाथ में। सर इसमें एक खास बात यह है कि देखिए वैसे जितने भी आईएएस ऑफिसर्स आए हैं या आएंगे या पिछले जो गए, ठीक है, अपने तरीके से हर एक का अपना काम करने का तरीका है। आपका तरीका ये रहा है कि मुझे स्पॉन्टेनियसली जल्दी काम करना है, प्रॉपर काम करना है और लॉन्ग पीरियड को लेकर अपने तरीके एक प्लानिंग करके काम करना है। ये अगर कहीं ब्रेक होता है, अभी जैसे आप अपने तरीके से पूरा काम कर जा रहे हो, अगला और उसके अगला उन बाकी आसपास की जितनी और भी ऑफिसर्स हैं अगर उनको उस अंदाज में पूरा नहीं करते तो वहीं तो वो ब्रेक आता है और ये 25 बिलियन वापस से आके अपनी जगह पे खड़ा रह जाता है। और ये पिछला अनुभव हमारे शहर, हमारे डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ में होता है। इसके लिए मुझे लगता है कि कोई ऐसे स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग जो कर जाए और आखिरी तक इंप्लीमेंट होते हैं। ये जो 25 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी का जो ओवरऑल प्लानिंग है ये स्टेट लेवल और राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। ये कोई हमारा अलग से कोई स्कीम हमने नहीं निकाला है, इसलिए इसकी जो मॉनिटरिंग है, इसकी जो पॉलिसी डिसीजंस है और सपोर्ट है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से ये कायम
स्वरूप में चलता रहेगा और पूरे देश में चलता रहेगा। तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का डिसरप्शन आने की कोई भी शक्यता नहीं है, बट इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज किया जाए वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि कोई भी प्रकार का स्पॉन्टेनियस काम हम नहीं करते। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ कि हमारा जो जितना भी काम हमने किया है इसमें दोनों चीज है। एक है कि लॉ प्रोसीजर्स का डीप नॉलेज अगर है तो आपको डिसाइड करने में या आपको री रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अगर आप कोई भी व्यक्ति अपने काम में लाना चाहता है तो उसके लिए आप जिस डोमेन में काम करते हैं उस डोमेन की डीप नॉलेज होना, उसका अभ्यास होना वो बहुत जरूरी है। तो अब आप क्विक डिसीजंस ले सकेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसमें डिफरेंट जीआर, डिफरेंट जो लॉज हैं, डिफरेंट कोर्ट्स के जो जजमेंट से वो क्या कहता है वो हमें बिल्कुल, अगर आपको आपके माइंड में अगर वो क्लियर है तो आप डिसीजंस लेने में आपको हिचकिचाहट या घबराहट नहीं होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी डिसीजंस रेट्रोस्पेक्टिवली मे बी उसको और बेटर डिसीजंस लिया जा सकता था, परंतु गिवन सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस मध्ये जो भी बेस्ट डिसीजन है उसको लेने की हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट के जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स हैं, उसका एग्जीक्यूशन हम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे सारी चीजों को अगर आप देखें, एक सिस्टमैटिक लॉ बाउंड काम करने की हमने कोशिश की है। डिफरेंट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स का इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है। ये जो सारी चीजें हमने की है, अगर कोई भी तज्ञ व्यक्ति हो जो कोई भी विद्यापीठ या यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, अगर वो स्टडी करे कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, इसका प्रोसीजर क्या था, तो आप रियलाइज करेंगे कि इसमें बहुत सारे थ्योरीज के एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। सर, एक खास बात जो आपकी बातों में अभी मुझे नजर आई है वो ये है कि आपकी पॉलिसी मेकिंग, यानी मैंने मैक्सिमम जो आपको एक अनुभव देखा है पिछले इस 2.5 साल के टेन्योर में, जितना ज्यादा एआई का इस्तेमाल, जितना ज्यादा चैट जीपीटी का इस्तेमाल, जेमिनी का इस्तेमाल और नए नए टूल्स का इस्तेमाल कर कर आपने जो एक सिस्टम डेवलप किया है, वो सिस्टम इतनी एक्यूरेट और इतनी परफेक्ट और इतनी लॉन्ग लास्टिंग बनी हुई है कि जिसकी वजह से आपको कई अवार्ड्स भी मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका इस्तेमाल कर सके, आपने लोगों को करवाया, सिस्टम को अपडेट किया, एआई जनरेटेड सिस्टम को लाकर लोगों को पेपरलेस करने की कोशिश करी ताकि ज्यादा से ज्यादा काम। ये काम के पीछे का मकसद क्या है, यानी आप कैसा देखते हैं, यानी आने वाला फ्यूचर कैसा देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र सरकार की एक भूमिका भी रही है कि स्पीड विद एक्यूरेसी। करेक्ट। तो आरटीएस, राइट टू सर्विसेज एक्ट जब 2015 में लागू हुआ तो उसमें स्पीड की बात की। और हमको एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक्यूरेसी की, ऐसा नहीं कि हम गलत डिसीजंस दें और लोगों को अपील में जाना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जब टूल्स है, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व करते रहना चाहिए और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन सालों से चल रहा है। जब टाइपराइटर हटा और कंप्यूटर्स है, वो एक था, इंटरनेट की यूसेज एक बहुत बड़ा टूल था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए एक नॉलेज रिपोजिटरी क्रिएट करने की जरूरत थी, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक कमिटी बनाई थी, उसका मैं भी पार्ट था। और उस नॉलेज रिपोजिटरी के माध्यम से कलेक्टर ऑफिस या उससे संबंधित जितने भी कार्यालय हैं, उसके सारे रूल्स प्रोसीजर्स के लिए एक नॉलेज रिपोजिटरी, जो हम रेवेन्यू ऑफिसर्स हैंडबुक बोलते हैं या कलेक्टर्स हैंडबुक बोलते हैं, वो महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी। अब इसको जब हम एआई के टूल से इंटीग्रेट करते हैं तो कोई भी केस जब हमारे सामने आता है तो उसमें हम ऐसे इमीडिएटली डिसीजन तक पहुंच सकते हैं जो नॉट जस्ट स्पीड में हम डिसीजन ले सकते हैं बट एक्यूरेट डिसीजंस भी हम ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा काम इस संदर्भ में सरकार के माध्यम से की गई है और उसको हम लोगों ने यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो 17,000 के आसपास केस फाइल्स एक कलेक्टर ऑफिस में चलते थे, आज वो ऑन एवरेज बेसिस 700 से 800 के रेंज में कलेक्टर ऑफिस में फाइल्स रहती है और 800 फाइल्स ऑलमोस्ट 100 लोग के टेबल पे रहती है। तो एक एवरेज फाइल डिस्पोजल मतलब निवेदन आने से फाइनल डिस्पोजल तक हम लोग 10 दिन इंक्लूडिंग हॉलीडेज, इस पीरियड में हम एवरेज पीरियड ला सके। और इसका परिणाम ये रहा है कि फास्ट डिस्पोजल के साथ साथ एक्यूरेट डिस्पोजल की वजह से जो रेपिटेटिव फाइल है, मतलब एक लेट्स से सब डिवीजन ऑफिसर ने वो फाइल देखा, उसके बाद वही फाइल मैं एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देख रहा हूँ अपील की वजह से, तो ये हमने कुछ हद तक अवॉइड करने की कोशिश की। और इसका परिणाम और इसका जो फायदा है बहुत सारे नागरिकों को हुआ है। एंड इसके वजह से कलेक्टर ऑफिस की लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की है, इसके वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज की है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज की है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस और सम्मानीय न्यायालय के निर्णय का एग्जीक्यूशन बड़े पैमाने पे इंप्रूव हुआ है। और यही कोशिश हमारी है
कि गुड गवर्नेंस जो एक विजन है आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का, महाराष्ट्र ने भारत सरकार का, गुड गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण जलगांव बने। और ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं हूं तब तक ही गुड गवर्नेंस, और ये कंटिन्यूड प्रोसेस है और ये मुझे पूरा विश्वास है कि चलता रहे। एक खास बात ये भी रही सर कि आपके गुड गवर्नेंस के इसमें यू हैव आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और यू हैव बीन अवॉर्डेड इन द स्टेट लेवल फर्स्ट 3 में और कई सारे अवार्ड से आप नवाजे गए। गुड गवर्नेंस को ऐसा आपको लगता है कि सर आने वाला समय ये खाली आप डैशबोर्ड पे रहेगा, जैसे भी अभी आप खुद शाम को जाने के पहले खुद देख लेते हो कि कितनी फाइल्स किसके पास में पेंडिंग है, यू कैन विजुअलाइज, यू कैन, और इमीडिएटली आप उसको एक्ट करते हो कि आज आपके पास में सुबह से फाइल आई है, आपने शाम तक के इसके ऊपर क्या क्या काम किया। और ये जो सिस्टम है यार, ये हो गया डैशबोर्ड पर बैठ के खाली ऑब्जर्व करना और सिस्टम को और प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचाना। आपको लगता है कि आने वाला 5 साल अब इससे और भी ज्यादा अपडेट होगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेस के लिए 2 पीस है, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। तो जब हम परसिवियर करते हैं, तो कंटिन्यूअस फॉलोअप लेते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं, तब हमें रिजल्ट्स दिखते हैं। डैशबोर्ड के माध्यम से हम उसमें बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अननेसेसरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग्स को हम कम कर सकते हैं। एंड उसके माध्यम से आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपना सीएम डैशबोर्ड बनाया है, जिसमें कलेक्टर ऑफिस के जो जितने भी इश्यूज हैं उसको वहां पे मैप आउट किया गया, और उसके माध्यम से हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या परफॉर्मेंसेस हैं, क्या इश्यूज हैं, स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन कैसे चल रही है, केसेस कितने मूव कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। और लोगों को जब हम अपने अधिकारियों को स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे एआई के टूल्स, नॉलेज रिपोजिटरीज, ये सारे देके उनको स्ट्रेंथन करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना शुरू होता है। डैशबोर्ड के माध्यम से हमने मीटिंग्स कम करने में हमको उसमें सक्सेस मिला है। उसके साथ साथ जो हमारा जो टाइम है वो ज्यादा प्रोडक्टिव कामों के लिए ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो, ये हमारी पूरी कोशिश रही है। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं तो डेफिनेटली मतलब जो स्कीम्स हैं लोगों तक पहुंचे, जो लोगों का काम और निवेदन हो उसके उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, या एरर फ्री कामें हो, ये हमारी बिल्कुल कोशिश रही है। और ये डेफिनेटली फ्यूचर है, और हमारी यही कोशिश है कि आगे भी इस प्रकार का इंप्रूवमेंट होता रहे। अवार्ड्स तो जो डिफरेंट कैटेगरीज है, अगर आप उसमें अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं तो अवार्ड्स डेफिनेटली मिलता है, परंतु सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है जब लोग सेटिस्फाइड होते हैं, जब लोगों को लगता है कि माझा काम या ठिकाणी झाला, जो बोलते हैं कि मेरा काम यहाँ पर हुआ, उसकी जो समाधान है वो एक वो हमारा जेन्युइन रिवॉर्ड है, जिसके लिए हम सारे लोग काम करते हैं। उस खुशी के लिए हम सारे लोग मेहनत करते हैं। कभी कभी लोग खुश होते हैं, कभी कभी लोग नाराज होते हैं, परंतु कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम हम खुश कर सकें। एक अच्छी बात ये भी है सर, जो मैंने ऑब्जर्व की है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारे लोग खुश होते, कुछ नाराज भी होते, क्रिटिसिज्म होता है और क्रिटिसिज्म आप पे भी हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग और उनकी विचारधारा कौन से मकसद से क्या बोलती है वो हमें उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। मुझे ये बताइए, आप क्रिटिसिज्म को क्या, आप क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव एंगल से उसे देखते हैं, या आप एक एंगल डेवलप कर लेते हैं उस इंसान के बारे में कि उसकी तो सोच ही ऐसी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जब कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिटिसिज्म से होती है तो उसको बिल्कुल सीरियसली प्रोडक्टिव जो अगर क्रिटिसिज्म होती है, जो रियलाइज करवाती है आपके या सिस्टम के फ्लॉ और सिस्टम को दुरुस्त करने में, तो वहां कैसा? देखिए, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और इंजीनियरिंग में एक हम लोग फीडबैक लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे सिस्टम परफेक्ट होता है। चाहे आप कोई भी इंजीनियरिंग काम करें, वहां पर जो फीडबैक लूप होता है उससे कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप होते हैं और उसको इम्प्रूव किया जाता है। जब जब कोई भी प्रकार की आलोचनाएं होती हैं, मेजोरिटी आलोचना फीडबैक और आलोचना साथ में आती है, तो पहला हम वही कोशिश करते हैं कि भाई हमको फीडबैक करना है। पब्लिक ग्रीवांसेस की सिस्टम्स को हमने स्ट्रेंथन किया, लोगों को फीडबैक देने के एक्सेस को हमने इम्प्रूव किया। और हमारे पास जो आज सिटीजन जो फीडबैक दे रहे हैं, सोशल मीडिया हो, आपले सरकार पोर्टल्स हो, पीजी पोर्टल्स हो, पब्लिक ग्रीवांसेस पोर्टल हो, उसमें जो लोगों की क्रिटिसिज्म्स हो या फीडबैक हो, बड़ी पैमाने पर हमको मिलती है, और उसके माध्यम से हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का फीडबैक हो, वो हम सारे चीज को अलाइन करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को हम इम्प्रूव करते हैं। और लोगों का किस बारे में ज्यादा फेल्ट नीड्स, जिसको हम कहते हैं कि लोगों को क्या अनुभव हो रहा है, क्या आभास हो रहा है, और हमको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्जीज, कैपेसिटीज कहाँ पे फोकस करनी चाहिए, उसके बारे में हमने पूरी कोशिश की। एंड पूरे डिस्ट्रिक्ट का फीडबैक और क्रिटिसिज्म हमें मिले, उसके लिए हमने
पोर्टल्स हमने डेवलप किए, हमने उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और इसकी वजह से ऑलमोस्ट साल भर में 10,000 से ज्यादा फीडबैक मिलती है कि ये हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और हम उस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस लाने की हमने पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से आज लोगों को समझता है कि मतलब लोग हम कर क्या रहे हैं, हमारी प्रामाणिक प्रयत्न क्या है, जिसकी वजह से लोगों में ऐसी भूमिका और भावना निर्माण होती है कि यहाँ पे प्रशासन कर क्या रहा है, और हमारी कोशिश कैसे कैसे आपके प्रश्नों को मतलब सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे बिल्कुल ये चीज है। तो इसको हम लोग बिल्कुल सीरियसली लेते हैं, और मुझे इस बात का आनंद है कि नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या सेंट्रल रीजन हो, हर डिस्ट्रिक्ट के हर कोने से हमें अच्छी फीडबैक मिलती है, और उसी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होता है। एंड गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। तो जब आपको स्पीड में गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस कब मिलता है, जब आपके गाड़ी में ब्रेक हो। तो आप ये चीज हमेशा हम ध्यान रखते हैं। एंड ये जो फीडबैक लूप है, इसको बहुत हमने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। एक खास बात मैं मेरे व्यूवर्स को बता दूं, खास जो आयुष प्रसाद सर भाई यहाँ पे एक 1.25 साल रहे, यहाँ पे रहे, पर जो सिस्टम और जो काम और जो तरीका देखने को आज आपका प्रमोशन एज अ नासिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करके हुआ है, लेकिन उसके पीछे का मकसद जो मैं वो आप सभी को बताते चलूं और आपको पता भी चल जाएगा। कुंभ मेला आने वाले 2027 में नासिक में होने जा रहा है, जो तो हर 7 साल बाद होता है। लगभग 20,000 करोड़ का जिसका बजटिंग और जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन और जिसका प्लानिंग और जिसका एग्जीक्यूशन और जिसकी हर सिस्टम को डेवलप करने का काम आयुष प्रसाद सर को दिया गया है। मैं थोड़ा अतिशयोक्ति करके कभी कभी कोई बात करता हूं, लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि ये इंसान ऐसे ही कुछ कामों के लिए बना है जो प्लानिंग के तौर पे, क्योंकि जहां इंसान की सोच खत्म होती है वहां आयुष प्रसाद सर शुरू होते हैं। और अगर ऐसे ही सिस्टम्स को डेवलप करने का काम होता रहा तो यकीनन ये हमारे चीफ सेक्रेटरी कर कहीं जल्दी से आपको महाराष्ट्र में नजर आएंगे और कंट्री के भी हमारे कहीं ना कहीं आप कैडर में नजर जाएंगे। 20,000 करोड़ का कुंभ में कैसे देखते? नहीं, मैं एक जरा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि कुंभ मेला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल एक्चुअली फाइनेंशियल बजटरी बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए कुंभ मेला अथॉरिटी की स्थापना की गई है, जिसमें वो सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, और उस हिसाब से उनका रोल मतलब वो जो ये जो बजटरी एस्पेक्ट्स है वो कुंभ मेला प्राधिकरण की तरफ से रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल कुंभ मेला में बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स या 3 एस्पेक्ट्स में है। नंबर 1 है कि मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन करना, तो उसमें एक हमारा रोल है, एंड वो सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने अथॉरिटीज हैं उसको कोऑर्डिनेट करना। सेकंड है कि लैंड अवेलेबिलिटी करना। इसमें 2 भाग है, लैंड एक्विजिशन और लैंड रिक्विजिशन। ये दोनों चीज के लिए लैंड एक्विजिशन में लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, और रिक्विजिशन में 1948 का और 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। और तीसरा है कि डिजास्टर मिटिगेशन का काम करना, और कोई भी प्रकार का अपघातात्मक घटना घडू नये याच्यासाठी हमको जो भी मेहनत करनी पड़ेगी वो करना। तो ये 3 एस्पेक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल रिस्ट्रिक्टेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, और उसके ऊपर कुंभ मेला प्राधिकरण जो फाइनेंशियल एंड बजटरी चीज को देखेगा, वो उनका रोल रहेगा। उसमें मेरा मतलब ऑलमोस्ट नील या 0 रोल है। तो मैं उसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। हम लोगों ने जब यहाँ पे जलगांव में काम किया तो हमारी पूरी कोशिश रही कि जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आए उसको उसका करेक्ट यूटिलाइजेशन, थर्ड पार्टी ऑडिट, क्वालिटी का काम सारे हो, डीपीडीसी अंतर्गत के जो काम है वो हमने सारा व्यवस्थित रीति करने की हमने कोशिश की। और उसका ही परिणाम है कि जलगांव में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं, कभी पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है, या पुलिस विभागों को वाहन मिले हैं, या हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं, इस टाइप की चीजों को जो गति देके अच्छे से काम, क्वालिटी का काम करा के जलगांव और देश भर और महाराष्ट्र के जनता के सेवा में लाने की जो हमारी कोशिश रही है, तो उसके बारे में हमने काफी मेहनत की। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुंभ मेला प्राधिकरण और डिफरेंट एजेंसीज हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो एक हाई क्वालिटी कुंभ मेला जो है का जो नियोजन है वो डिलीवर करेंगे, और उसमें जो भी मेरे तरफ से मदद लगेगी वो मैं पूरी तरह से करूँगा। वैसे एक थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर दे सर, अभी आपके इतनी सारी काम करने के बाद मुझे ये बताइए, आने हमारा जो आज का यूथ है बहुत सारी कंट्रीज में
जेन जी करके जो अभी नया डेवलप हुआ है, और यूथ बहुत इम्पेशेंट। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सिस्टम में वो चेंज चाहते हैं, या ये रियलिटी अपॉर्चुनिटी को बदलना चाहते हैं? ये आपको क्या लगता है? यानी क्योंकि आप देखिए, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश में कहीं थोड़ा हो गया, और भी कुछ कंट्रीज में जैन जी ने, यूथ ने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने की कोशिश की है और तख्ता पलट किया है। ये एक नॉर्मल ग्लोबल साइकिल है कि हर 25-30 सालों में एक सर्कुलर चीजें आती हैं, जहां पर हर नया जनरेशन कुछ ना कुछ चीजों के लिए, कुछ ना कुछ सिस्टमिक चेंजेस के लिए प्रयत्न करता है। और ये आप पिछले 200-300 साल में तो हजारों ऐसे उदाहरण हैं, बट उसके पहले हर देश में इसका एक उदाहरण है। और हर अभी अभी तो इंटरनेट के युग में अगर आप देखें तो 2011-12 में ये मतलब हर जगह शुरू हुआ था। अभी फिर से कुछ देशों में ये नजर आ रहा है। उसके पहले अर्ली 90s में, मिड 70s में इस प्रकार के बहुत सारे मूवमेंट्स टाइम टू टाइम आते हैं। इसमें यूथ के जो एस्पिरेशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होता रहता है, सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस चेंज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से एक रिएक्शन रहता है। हर जनरेशन अपने हिसाब से जो सोशल फैब्रिक है, जो गवर्नेंस फैब्रिक है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करता है। एंड वो रीडेफिनेशन हर जनरेशन में, हर कुछ सालों में होता है। तो इसमें मैं जो है, अभी का जो जनरेशन है, जिसको उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसको गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको रिकग्नाइज करते हुए जो चेंजेस एंड इवॉल्विंग चेंजेस है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे एक आज के युग को जो चाहिए उस हिसाब से हमारा एक डेमोक्रेटिक देश है, और उसके हिसाब से गवर्नेंस खुद को इवॉल्व करेगी। इसमें थोड़ा सा आपको नहीं लगता सर, थोड़ा आज का यूथ थोड़ा इम्पैशन होता जा रहा है? नहीं, आज का यूथ हो या पुराने जमाने का यूथ हो, हर प्रकार का यूथ का काम ही है जरा सा पैशनेट रह के अपने हिसाब से देश को बदलने की कोशिश करना, और अलग अलग आइडियाज में स्ट्रगल रहना, अलग अलग आइडियाज में उस प्रकार का संघर्ष रहना। ये आप हजारों उदाहरण है, आप हर साइकिल में देखिए, मिड 70s का टाइम हो, 90s का टाइम हो, आपके 2010 का टाइम हो, और अभी 2025 का टाइम हो, हर जमाने में ऐसा बदल के लिए लोग कोशिश करते हैं। एंड अभी अभी के टाइम में कुछ लोगों के एस्पिरेशंस हैं, एंड आई एम श्योर कि उसके हिसाब से, और हमारे देश की एक खूबसूरती है, संविधान की खूबसूरती है कि इसमें जो एक चेंजेस म्हणजे चेंज विद कंटिन्यूटी वाली जो बात है, चेंज भी है और कंटिन्यूटी भी है, हमारा ट्रेडिशंस भी है, कल्चर भी है, और उसके साथ चेंजेस भी है। इसको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके हमारा संविधान देश को इवॉल्व करने की तरफ ले जाता है। मैं पूरी तरह से मुझे यकीन है कि जो भी एस्पिरेशंस है उससे हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है वो वैसे इवॉल्व करेगी। डेमोक्रेटिक पॉलिसीज और प्रोसीजरल, इसमें तो ठीक है, ओवर डेमोक्रेसी भी कहीं हानिकारक हो सकती है या हो रही है। मैं ये बता रहा हूं कि इसमें आज के यूथ में कहीं प्रकार के कुछ ऐसे रीजनिंग आ रहे हैं कि जिनकी वजह से वो इंपैशन होते जा रहे हैं। एक तो जॉब नहीं है कहीं पर, कहीं यूथ को कहीं सही दिशाएं नहीं है, और कंट्री अपनी बुखाली और बदहाली की वजह से भी बहुत सारे यूथ अपने तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसी को प्रूव नहीं कर पा रहे। इससे आप आने वाली हमारी जनरेशन को, जो अब की जनरेशन है और आने वाली जनरेशन है, उसको क्या गाइड करना चाहेंगे? देखो, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में तो हम तो समझ रहे हैं, कुछ कंट्रीज में वो प्रोसीजर अभी भी नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट रूल ऑफ रूलिंग। तो आप हमको क्या? देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम है, और सारे लोगों को लगता है कि उनके जो क्रिएटिव एनर्जीज हैं, क्रिएटिव पोटेंशियल्स हैं, उसके लिए राइट अपॉर्चुनिटीज उनको मिलने की जरूरत है। एंड उसमें जब लोगों को लगता है कि हमारे पास एक स्ट्रगल है वो अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए, तो लोग उसके वजह से एक जो कहते हैं कि उसके वजह से अपने हिसाब से जो पॉलिटी है उसको इवॉल्व करने की लोग कोशिश करते हैं। ये हर जनरेशन में, मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, हर जनरेशन में ऐसा हुआ है। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज हो, आज के डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के कुछ प्रॉब्लम्स है। स्किल एंड जॉब मिसमैच में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आज के डेट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, सेल्फ लर्निंग के मोड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो, उसमें सेल्फ लर्निंग के मोड्स बहुत सारे हैं। एंड वहां पर आप एंटरप्रेन्योरशिप के
हजारों स्कीम्स हैं जहां पर आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर आप खुद को डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी यही सबसे गुजारिश रहेगी कि बिना स्ट्रगल के आप मतलब लाइफ में आगे नहीं जा सकते और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी नहीं ले जा सकते। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आज जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके जो डिफरेंट आइडियाज हैं, उसको एक प्रोडक्टिव मार्क में आप ले जाएं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज को आप चेज करें और उस अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से इस देश को, दुनिया को, राज्य को, जिला को डेवलप करने की बिल्कुल कोशिश करें। एक अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया सर कि देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज भी है, लोगों के पास में कुछ सोर्सेज भी है और तरीके भी, लेकिन उसको सही इंसान सही जगह पर पहुंच नहीं रहा। और अगर वो करें तो यकीनन उसको जॉब आज भी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज आज भी लाखों में अवेलेबल है, उसको आपको कैसे हैंडल करना है और कहाँ कैसे पहुंचना है उसी की कुछ कमतरता है। मैं आपको एक और थोड़ा सा आपकी तरफ से और एक क्वेश्चन ये चाहूंगा कि आज का यूथ, जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने तरीके से वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करके आगे बढ़ सकते हैं, कुछ एक ऐसा सेट ऑफ एग्जांपल बताइए कि जो आज का यूथ, क्योंकि हर कोई यूपीएससी और एमपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। मुझे एक कॉमन तरीके से हमारे यूथ को आप एक ऐसा गाइड कर दीजिए कि जिसकी वजह से वो अपने पैरों पे खड़े रहकर अपनी जिंदगी को संभाल सके। मैं सारे लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख के सरकारी सेवा में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर व्यक्ति का अपना अपना टेम्परामेंट रहता है, अपने अपने काम करने की अपेक्षाएं रहती है। मेरी मेरी जो टेम्परामेंट है वो मे बी सूटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। कुछ लोगों की टेम्परामेंट अलग प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होगी, या स्पोर्ट्स में होगी, म्यूजिक में होगी, कल्चर में होगी। अगर आप एक म्यूजिशियन को बोले कि आप ऑफिस में बैठ के फाइल तैयार करें, तो ये गलत चीज है। या एक नॉन क्रिएटिव व्यक्ति को आप बोले कि जाके आप एक फिल्म बनाए, तो वो एक और मतलब गलत चीज है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपकी जो टेम्परामेंट है, एस्पिरेशंस है, एटीट्यूड्स है, उसको आप समझें, खुद को समझें और अपने करने की और आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी समझें। आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। आप में एक क्षमता है, सामने अपॉर्चुनिटी अलग है। दोनों को अगर आप मिक्स एंड मैच करेंगे, जो आपको सबसे बेस्ट फिट जो हम कहते हैं, उस पर अगर आप ध्यान दें, तो डेफिनेटली वो रेजोनेंस मिलेगी, वो सक्सेस मिलेगा और वो आपको भविष्य बनाने के लिए हेल्प करेगा। मैं आपको बहुत सारे हजारों उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ कि लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिसाइड किया कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और जीवन में आगे गए और अपने परिवार को आगे ले गए और हर हर तरीके से अपने देश को आगे लेके दुनिया की सेवा की। तो मेरी सबसे यही गुजारिश रहेगी कि आप में जो क्षमता है, आप में जो अपेक्षा है, उसको आप समझें, उसको परखें और उस हिसाब से अगर आपने मेहनत की, तो लोग बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। अब स्काई से आगे भी जाने का टाइम है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे एक बात आपकी ये अच्छी लगती है कि हर एक इंसान को सिविल सर्विसेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक के अपने अपने काम करने के तरीके अच्छे। अगर आपके पास में हुनर है, तरीका है, हिम्मत है, बोलने की क्षमता है और आप में कुछ ऐसे क्रिएटिव करने का तरीके हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेखबर बहुत ही अच्छे मकाम पर पहुंचा सकते हैं। ये बात मैं सर से इसलिए भी जानना चाहता हूं, सर आप में एक एक नया फ्यूचर देखने की क्षमता है, आप प्लानिंग करने में माहिर है, आप एआई और दुनिया के सारे टूल्स का इस्तेमाल कर कर एक अच्छे स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करने का आप हमारे देश का भविष्य। देखिए, मैं प्लानिंग करने में माहिर नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं या आप कोई भी क्षेत्र में काम करें, जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आप रहते हैं, तो माइक्रो प्लान करना बहुत जरूरी है एंड स्ट्रेटेजिक माइक्रो प्लान करना जरूरी है कि कौन से व्यक्ति में क्या क्षमता है, वो क्या कर सकता है, और लार्जर जो हमारा एम है, एस्पिरेशन है, उसको अचीव करने के लिए क्या करने की जरूरत है। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि माइक्रो प्लान करके अगर हम काम करते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। चाहे अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एक प्लानिंग होना चाहिए कि ये सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, उस सिलेबस की नॉलेज मुझे मिलनी है, और उस नॉलेज को एक एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसको अगर मुझे ठीक से प्रेजेंट करना है, तो किस प्रकार से मुझे करना चाहिए। अगर आप इसका एक होलिस्टिक प्लान करें, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस। उसी प्रकार से आप बिजनेस में हो, उसी प्रकार से स्पोर्ट्स में हो, उसी प्रकार से प्रशासन में, तो आपको ये माइक्रो प्लान करना है। आप एक सिनेमा के डायरेक्टर की तरह हैं कि आपके सामने जो आप कहानी बताना चाहते हैं, कैसे बताएंगे, हर एक्टर क्या करेगा, कैसे करेगा, जब तक आप उसको आप डिटरमिन ना कर पाए, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। और देश का भविष्य का अगर सवाल है, तो देश का भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्ज्वलित है, बहुत ही ज्यादा उज्ज्वलित है। उसका कारण है कि इस देश में जो हमारे युवा हैं, युवती हैं, जो आज कम युवा रह गए हों,
सब में एक एस्पिरेशन है कि हमको अपने जीवन में इस देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा, और जब तक ये एस्पिरेशन एक आग लोगों के मन में है, जहन में है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश बहुत आगे जाएगा। हमारे पास सारे रिसोर्सेस हैं। हमने जो अपने लोगों को, देश ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप किया है, उसका फायदा पूरे दुनिया को होगा, और पूरे दुनिया को एक अच्छी दिशा में, जैसे हम कहते हैं कि भारत देश एक सोने की चिड़िया था, भारत देश भविष्य में भी एक सोने की चिड़िया बनेगा और पूरी दुनिया को आगे ले जाएगा। हमारी पूरी जो सिविलाइजेशन है उसको एक अच्छी तरीके से एक अच्छे मार्ग पे ले जाएगा। टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पे हाई लेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज भारत देश में होता है। टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत देश बहुत आगे जाने वाला है। हर व्यक्ति ने उस ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट करने चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, अपना जगह इस ग्रोथ स्टोरी में बनानी चाहिए। और मेरी सारे लोगों से विनती है कि जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, हिम्मत दिखाते रहेंगे, तपस्या, जो हम बोलते हैं त्याग की भूमिका रखेंगे, अपनी छोटी खुशियों, बड़ी खुशी के लिए छोटी खुशियों का त्याग देंगे, जब तक आप में ये भूमिकाएं हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हर क्षेत्र में आपका सक्सेस होगा और आपके सक्सेस में भारत देश का सक्सेस। बहुत अच्छी बात कही सर ने। एक खास बात जो मुझे इसका पूरा तथ्य लग रहा है कि अपनी बड़ी खुशी के लिए अपनी छोटी खुशी को त्याग देना, और ये समझदारी पैदा कि मुझे क्या त्याग करना है, ताकि ये मैं त्याग करूंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, और आज का त्याग कल मुझे मेरी मंजिल और मेरे मकाम पर पहुंचाएगा और मुझे एक काबिल इंसान बनाएगा। ये सोच और समझदारी इंसान की मुझे लगता है कि सबसे खासियत होती है, जो उसे मैच्योर्ड बनाती है, जो उसे डिसीजन मेकर बनाती है, जो लाइफ में उसे काम आता है। मैं खास एक चीज कहूंगा इसे, डिसिप्लिन वर्सेस पैशन, आप किसको इंपॉर्टेंस? दोनों चीज की उतनी अहमियत है, उतनी मतलब उसका अपना जगह है। ओनली पैशन विदाउट डिसिप्लिन, बस आप जोश में रहेंगे, बस आप हवा में पंच करते रहेंगे और कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन अगर रहेगा तो आप एक बिल्कुल नीरस प्रकार से उदासीन होकर आप काम करेंगे। दोनों चीज में बैलेंस होना जरूरी है, और उसमें उस बैलेंस के तरफ से एक दुनिया में हम आगे बढ़ सकते हैं। डिसिप्लिन और पैशन दोनों की जरूरत है। जैसे हम बोलते हैं कि आपने कहते कहते पहले कहा था ओवर डेमोक्रेसी के बारे में, रूल ऑफ लॉ एंड एक रिपब्लिकनिज्म और डेमोक्रेटिज्म दोनों में संघर्ष मतलब ऐतिहासिक टाइम से चल रहा है। रिपब्लिकनिज्म बोलता है कि रूल ऑफ लॉ करेंगे, डेमोक्रेसी बोलता है कि लोगों का जो भी विचार है उसके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। इसका जो मैंने जैसे बोला, हमारे भारत देश के संविधान ने जो एक बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बैलेंस किया है कि डेमोक्रेसी लॉ डिफाइन करेगा और हर इंस्टेंस में वही लॉ लगेगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दोनों को एक मतलब एक बहुत ही अच्छे फैब्रिक में बांधा है। तो ये जो एक आइडियल मतलब ये जो ऐतिहासिक संघर्ष है, उसको एक सोशल एग्रीमेंट हम कहते हैं वो डेवलप करें। तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी और पैशन दोनों को अगर आप मिक्स कर सकें, एक अच्छे फैब्रिक में बांध सकें, तो वो फैब्रिक आपका वो ग्रेजुएशन का रोब हो सकता है, वो आपका सत्कार का शॉल हो सकता है, वो आपका पूरा सक्सेस का एक प्रमाण हो सकता है। एक चीज आपने, मैंने भी कही से ओवर डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेट है, लेकिन मैं वर्ल्ड वाइड अगर आपका एक आप खुद ही थोड़ा स्टडी कर ले तो चाइना है या फिर और जर्मन है, अलग अलग रूल ऑफ लॉ में अपनी जिंदगी बखूबर कर रहे हैं, लेकिन डेवलप नहीं। आप डेमोक्रेसी से बाकी रूल ऑफ लॉ को कैसे कंपैरिजन से कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, अगर टेक्निकली देखना जाए तो देन चाइना इज टू अहेड देन द कंट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट रूल ऑफ लॉ। तो आपको क्या लगता है कि वी शुड चेंज और वेदर वी शुड हैव सम पर्टिकुलर सिस्टम इन दिस टू मेक सम चेंजेस, कि हमारे रूल को अगले तरीके से आगे जाने के लिए जरूरी? देखिए, मैं इसमें आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हर देश का जो लॉ है, नेचर है, वो इवॉल्व करता है और वहाँ के कल्चर पे डिपेंडेंट है। हिस्टोरिकली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जिन देशों में है, आप देखोगे कि वहाँ पर कंटिन्यूड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। भारत देश में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिक ग्रुप्स, माइग्रेंट ग्रुप्स, नॉन माइग्रेंट ग्रुप्स, सारे लोग एक दूसरे से एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन इकोसिस्टम डेवलप होकर उसके हिसाब से चलता है। जहाँ पर एक जो भारत देश का संविधान है जो उसको डिफाइन करता है। तो भारत देश एक प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, और भारत देश में आपने पूरा हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए कि इट इज नॉट अ कंट्री ऑफ रेवोल्यूशन। ऐसा नहीं कि एक सडन चेंज आता है कि एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जंप करते हैं। इट इज अ कंट्री ऑफ एवोल्यूशन, जहां पर हम ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं, और उसकी वजह से हमारे भारत देश की जो खूबसूरती है
जो कल्चरल खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है, उसकी वजह से ही। और मैं इस बारे में आपको यही कहता हूँ कि भारत देश का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। वो ऐसा डेवलपमेंट है जो एनवायरनमेंट के जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी मद्देनजर रखता है। जो डेवलपमेंट के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भारत देश बहुत जल्दी से डेवलप हो, उनको भी मद्देनजर रखता है और दोनों में बैलेंस रखता है। एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और ये जो डेवलपमेंट है, आपको लग रहा होगा कि ये जरा सा स्लो डेवलपमेंट है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसा डेफिनेट डेवलपमेंट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति व्यक्ति में एक समानता है, इक्वालिटी है। एक व्यक्ति को आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप नहीं बोलते हैं कि आप जस्ट बिकॉज वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। कोई कोई व्यक्ति पढ़ाई में आगे होगा तो कोई व्यक्ति अनुभव में आगे होगा। दोनों को उतनी ही इज्जत, उतनी ही एक सराहना मिलती है, जिसकी वजह से इस देश में बस आपको ये करना है, ये आपने कह दिया, ये आपका नियम नहीं बनता है, परंतु आपको दूसरों को समझा के उनको विश्वास में लेके आपको काम करना जरूरी है। तब वो चीज ये देश मानता है। तो ये जो संघर्ष है, ये भारत देश की शक्ति है और इसको हमको डेवलप करते रहना। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन भारत देश बहुत बड़ा, और आज ऑलरेडी है, मतलब इसमें बोलने का दो राय नहीं है, बट ये सस्टेन्ड डेवलप और ग्रोथ होता रहेगा। एक चीज बोलते बोलते आप बोले सर कि शायद कुछ लोग अपने जितने कॉम्पिटेटिव नहीं रहते हैं, या रादर अपनी क्वालिटी लोगों से काम करवा के, जो आप पे भी एक हुनर, आपके अपने टेन्योर में पहले से अभी तक, जब से आपने यूपीएससी क्रैक किया है तब से लेकर अभी तक, आपको नहीं लगता कि आपकी कॉम्पिटेंसी के जैसा कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा रहता, इसलिए आपकी अपनी एबिलिटीज कहीं तो भी रुक रही है, या आप उसको जस्टिस नहीं दे पा रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है, तो उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप करना मेरी जवाबदारी है। एडमिनिस्ट्रेटर हमारा बेसिक रोल है कि हम हर रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइज करें, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो। जो हम बोलते हैं ना कि मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम, जो हमारे पास इनपुट है, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो मैक्सिमम आउटपुट एंड बेस्ट आउटकम्स दे सके। और ये हमारी कंटिन्यूअस संघर्ष है। एंड हर केस में ऐसा कर सकें, बिकॉज लेट्स से कि एक केस में भी हमारी अगर वैसी फेलियर होती है, तो उसका परिणाम वो उस इंसान के जीवन पे बहुत बड़ा पड़ता है, बिकॉज हर फाइल के पीछे एक इंसान होता है। तो ये चीज हमें हमेशा इस बारे में माइंडफुल रहना चाहिए, समझना चाहिए और इस हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये एक बड़ी चीज है। एंड हमारी बिल्कुल यही कोशिश है कि हर व्यक्ति को हम उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप करें, उनको शक्ति दें, जिसके माध्यम से वो अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी पे काम करें और रिजल्ट दे पाए। बिकॉज जब तक हर व्यक्ति उसमें रिजल्ट नहीं देगा, तब तक देश का, जिले का बिल्कुल भी प्रगति नहीं हो सकती। सर, इसमें एक चीज जो मैं खास करके अनुभव करता हूँ कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं जबकि सिस्टम थोड़ा कहीं स्लो है और विजिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं या हो चुका है उसका विजन मुझे नजर नहीं आता कि वेदर वो पूरा कैसे हो। तो आप वो काम करके अपने आप को मोटिवेट रखते हैं या विजन देखकर अपने आप को मोटिवेट? देखिए, मोटिवेशन तो एक चीज है ही, बट ड्यूटी भी बहुत बड़ी चीज है। और जब हम कहते हैं कि एक अधिकारी अपना ड्यूटी कर रहा है, तो जब हम देश के लिए समर्पित हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम करते हैं, तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जब ड्यूटी कर रहे हैं तो तो पर्सनल मोटिवेशन छोड़ के हमें काम करना चाहिए। एंड एक ऑल्ट्रुइज्म करके एक चीज होता है कि जब आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, परंतु आप देश के लिए सोचते हैं, और पूरा देश, राज्य, आपका जिला, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो पद पे आपको जवाबदारी दी गई है, तो आप अपना जवाबदारी पूरा करते हैं। मोटिवेशन, खुद को मोटिवेटेड रखना तो बहुत जरूरी है ही, परंतु ड्यूटी भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी जब आती है तो मोटिवेशन उसके अंदर इंटरेस्टिंगली आती है, क्योंकि आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी करते समय पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं अपना ड्यूटी नहीं करूंगा। इसमें एक चीज जो सर मुझे थोड़ी सी नजर आती है कि एक लीडर अपने तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट को, यानी आज 17-18 लाख का हमारा डिस्ट्रिक्ट है या जो भी है, जितना भी होता, आप सबको मोटिवेटेड करते हैं। इसमें कहीं गुण ऐसे भी नहीं होते हैं कुछ ऑफिसर में, वो डिमोरलाइज करते हैं। और उनके, देखिए, आप बीइंग अ लीडर आप अपना काम करते हैं, लेकिन आपके लैडर में जो और भी लोग हैं उनको देख के लोग अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हैं।
तो सिस्टम में कुछ ऐसा काम नहीं हो सकता कि सभी को अपने तरीके से इस बात को दिखाया जाए कि आपको लोगों को अपने तरीके से मोटिवेट रखना है ताकि सिस्टम अपने तरीके अच्छा काम। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी पारिवारिक, सामाजिक परिस्थिति अलग-अलग हो सकती है। उनके जीवन में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जीवन में कुछ अ, अलग इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन लेवल कम हो रहा हो। जैसे लेट्स से कि अधिकारियों एक बहुत बड़ा रीजन ऑफ डिमोटिवेशन होता है कि जब अधिकारियों पर व्यक्तिगत कंप्लेंट्स लोग कर देते हैं और उनको लगता है कि मैंने इतना मेहनत किया, इतने शिद्दत से काम किया और मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट हुआ और इंक्वायरी शुरू हो गई और अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हुआ और उसकी वजह से वो व्यक्ति डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक कॉमन एग्जांपल जो मैं अधिकारियों में देखता हूँ। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि सबको मोटिवेटेड रखना एक लीडर का काम है। जैसे मैं एक डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ तो दूसरे रोल में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसी तरीके से काम करूँ वो बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन का फेस बनते हैं, एक ह्यूमन फेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देने का कोशिश करते हैं। कभी कभी जब आप दूसरे जगह पे काम करते हैं तो आप फर्स्ट फॉलोअर भी बनते हैं, लीडरशिप रोल आप दूसरे को देते हैं। आपको अलग अलग टाइम पे कैसे परफॉर्म करना है उसको देख के अगर आप काम कर सकते हैं तब तब आप एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर है। नहीं तो अगर आप बोले कि मैं बस हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा और हर जगह उसी तरीके से करूंगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। या आप बोलो मैं फर्स्ट फॉलोअर हूं परंतु आपके सामने कौन है वही अगर मिसिंग हो तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग पद्धति में काम करने की जरूरत है। जैसे आपने कुंभ मेला का उदाहरण दिया, वहां पर मुझे फर्स्ट फॉलोअर होने की जरूरत है क्योंकि वहां पे मुझसे वरिष्ठ, मुझसे ज्यादा काबिल, मुझसे ज्यादा इफेक्टिव और अच्छे अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं और उनको जो सपोर्ट देना है वो मेरी जवाबदारी है। जलगांव में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख था और वहां पर मैं जब काम कर रहा था तो उस समय मुझे एक लीडरशिप रोल देना है जहां पे लोगों को गाइड मोटिवेट करना है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल है, फर्स्ट फॉलोअर हूँ या लीडर हूँ या जो, बट अपने आप को इवॉल्व करना गिवन द सिचुएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोले कि मैं बस ऐसे ही रहूंगा और जब तक आप इवॉल्व नहीं करेंगे, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो कहावत है, इवॉल्व करते रहना ये आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात करी सर आपने, इवॉल्व रहना ताकि आपके सर्वाइवल फिटनेस के लिए वो जरूरी भी है और आपके मोटिवेशन और सेल्फ एक्सट्रीम को डेवलप करने के लिए भी जरूरी है जिसकी वजह से इंसान अपने आप को वो मकाम पे रखता है। आप डेवलपमेंट कैसी समझते हैं सर? डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं कि ह्यूमन हैप्पीनेस को? ये लोगों के अलग अलग तरीके हैं। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। अगर आप बस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जाएं तो वो एक बहुत ही लिमिटेड डेवलपमेंट है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप गवर्नमेंट में काम करते हैं तो लेट्स से मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है तो मैं बताता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर में दो एक्सेस को हम बेसिकली दो एक्सेस पे हम ग्राफ बनाते हैं। एक है कि आपकी मार्केट कैप कितनी है और दूसरी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो जब आप एक ग्रोइंग फेज में रहते हैं तो ज्यादा फोकस आपका मार्केट कैप पे रहता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। और जब आप ज्यादा एस्टैब्लिश बिजनेस रहते हैं तो आपका ज्यादा फोकस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे रहती है, सो दैट आप ज्यादा रेवेन्यूज के अगेंस्ट आप ज्यादा प्रॉफिटेबल अर्न कर सकें और उसको आगे आप इन्वेस्ट कर सकें। गवर्नमेंट में जब आप काम करते हैं तो एक वेब ग्राफ रहता है। वेब ग्राफ में मल्टीपल एक्सेसेस है, सिर्फ 2 या 3 या 4 या 5 एक्सेस, मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पर आपको सोशल जस्टिस भी देना है, यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, यहाँ पर आपको हर व्यक्ति को इक्वालिटी देना है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यहाँ पर आपको आपके विरुद्ध अगर लेट्स से कि कोई आंदोलन निकाल रहा है तो आपको फैसिलिटेट भी करना है उसका आंदोलन, बिकॉज उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो उसको सपोर्ट करना है, उसको बंदोबस्त देना है। तो इस पे मल्टीपल डायमेंशंस में हम काम करते हैं। तो इट इज नॉट अ उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको किस तरीके से बैलेंस रखना है कि हर एक्सेस अपने अपने हिसाब से ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, स्ट्रेंथन हो सके, उस पर हमको काम करना है। तो जब हम लोग डेवलपमेंट उसी तरीके से देखते हैं तो डेवलपमेंट हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, जहाँ पे समाज का भी विकास हो, जहाँ पर हर व्यक्ति को लगे कि मैं इस डेवलपमेंट ग्रोथ स्टोरी का पार्ट हूँ। वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो, हर पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट हो कि हर समाज का हर घटक उसमें डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। अगर एक कोई घटक आगे चला जाएगा और दूसरा पीछे रह जाएगा, वो भी रॉन्ग डेवलपमेंटल का मॉडल। और ये बैलेंस डेवलपमेंट लेना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है और वो हमें करना है और वो हमारे देश की एक ब्यूटी भी है और चैलेंज भी है।
बहुत सही बात कही सर आपने। हमारे देश की ब्यूटी यह है कि हमारे डेमोक्रेट फ्रंट में हम हर एक को उसका पूरा हक दें, वो हर तरीके से अपने आप को मुकम्मल और डेवलप समझे। और ये काम है ब्यूरोक्रेट्स का, और ये काम है ऐसे हमारे ऑफिसर्स का कि जो उन्हें लिबर्टी देकर उस मकाम तक पहुंचाए, लेकिन वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अपने फ्रेमवर्क में, ताकि उसके बाहर वो ना जाए। और वही खूबसूरती है कि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी हर आयाम में इंसान ने अपने आप को डेवलप करना चाहिए। मुझे लगता है यही खूबसूरती और ये समझ भी किसी ऑफिसर और किसी एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रैपिड राउंड में छोटे छोटे सवाल हमारे आयुष प्रसाद सर से पूछता हूं कि सर एक ऐसा रूल बताइए फॉर एवरी इंडियन शुड फॉलो टू मेक दिस कंट्री बेटर। स्वच्छता। अगर आप क्लीनिनेस रखेंगे तो आप अपने इस देश के प्रति एक इज्जत भी करते हैं। पूरे जो हमारे जो नागरिक हैं, इतर नागरिक हैं, उनके तरफ इज्जत करते हैं, क्योंकि आपकी अस्वच्छता की वजह से आपको तो बीमारी होती ही है, बट इधर इधर अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। और उसके वजह से उनकी कभी नौकरियां छूटती हैं। बहुत सारे लोग डेली वेज पे काम करते हैं, तो वो बीमार होने की वजह से अपने काम पे नहीं जा पाते। तो जब हम स्वच्छता रखते हैं तो हम अपने देश को, जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, तो हमारा घर की तरफ हम एक इज्जत देते हैं। उसी तरीके से जब आप अपने देश को स्वच्छ रखेंगे तो आपकी सबसे बड़ी नेशनल सर्विस ये हो सकती है। सर एक इंटीग्रेटेड क्वालिटी जो हर एक लीडर में होनी चाहिए। एबिलिटी टू लिसन, बिकॉज जब तक आप सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक आप लीडर हो नहीं सकते। लीड करने के लिए विश्वास पे लेना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा बताइए कि जो हमारे आज के यूथ को एक गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के लिए आसान हो। गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको आना चाहते हैं तो दो ही एंट्री है, दो ईज है, इलेक्शन एंड एग्जाम। तो अगर आप अगर इलेक्शन जीत जाए तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, या अगर एग्जाम पास कर जाए तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस है, सिलेबस को पढ़ें, लिखें, समझें और अपने नॉलेज को अच्छे से सर ये तो डिप्लोमेट आंसर हो गया। थोड़ा ऐसा बताइए हमारे यूथ को कि जो इस चीज में, यानी मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आप एक अनुभवी आईएएस नहीं है। आप अगर आईएएस के आगे भी कुछ रहता तो आप आईएफएस के आगे भी चले जाते थे। खैर आपने अपने आप को रोक लिया। मुझे ये कुछ ऐसा बता दीजिए मेरे यूथ के लिए, ताकि वो उसको दिल में उतार ले और कुछ तो लिखे। सिंपल सी चीज है, अगर आपको कोई टारगेट है उसको पूरा करना चाहते हैं तो आप एग्जाम लिखें, अच्छे से पढ़ें, प्रेजेंट करें। इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इलेक्शन लड़ें, अच्छे से अपने मुद्दे रखें, लोगों को विश्वास में लें एंड आगे जाए। सर दो बातें बताइए कि आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और इलेक्शन लड़ते हुए एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, और जॉब के साथ साथ में आप काबिल देश के अनुभवी लीडर बनकर लोगों तक पहुंच सकते हैं। और एक दूसरी बात सर, मुझे एक बात बताइए, अगर आप आईएएस नहीं होते तो आप क्या? अगर मैं आईएएस नहीं होता तो मैं कॉर्पोरेट जगत में अच्छा ही ठीक ठाक ही कर रहा था, तो मैं कॉर्पोरेट जगत में होता, या मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करूं, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करूं। तो ये दोनों चीज आइदर कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई नौकरी कर रहा होता या एंटरप्रेन्योर होता। खैर मुझे लगता है कि सवालों की तो चिड़िया बहुत है और सवाल बहुत भी है, मेरे पास भी है, सर के पास में जवाबों का भंडार है, लेकिन वक्त की पाबंदी है। मैं ऐसे समझता हूं कि किसी इंसान से बातचीत करना भी अपने आप को गर्वित महसूस करना है, अपने आप को फक्र महसूस करना है। वैसे ये शख्स है, इनसे बातचीत को घंटों चलती रहे तो भी वो खत्म नहीं होगी। और उसमें सबसे खास बात यह रहेगी कि आपको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, आपकी हिम्मत बढ़ती है, आप मोटिवेट होते हैं और आपको इस चीज का अनुभव होता है कि आप कहां है, दुनिया कहां है, और इनके जैसे काम करने वाले शख्स अपने तरीके से दुनिया को कहां पहुंचाना चाहते हैं। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूं, उसके पहले हमारे आयुष प्रसाद सर का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं वो भी आपसे एक मिनट अपना शुक्रिया अदा करें। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और मैंने जो आपको आज मैसेज दिया कि आप खूब मेहनत करें, जीवन में आगे बढ़ें और उसके साथ साथ देश को, अपने राज्य को और अपने जिले को आगे ले जाएं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभेच्छा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। यकीनन इसके आगे भी ऐसे ही शख्सियत को आपके सामने पेश करें।